Hello students, in the previous video we have discussed about the term impact parameter. Now in this video we are going to discuss the term distance of closest approach. तो समझिए क्या होता है distance of closest approach. Distance of closest approach को हम रिप्रेजेंट करते हैं R नोट से. अब लेट्स सी क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बाय द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सपोज ये हमारे पास एक एटम, दिस इज टू बी आवर एटम. एटम का जो रेडियस होता है 10 to the power -10 मीटर. तो जो और इसके अंदर एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का रेडियस क्या होता है 10 to the power -40 मीटर. तो रदरफोर्ड ने एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट किया और उसमें हमें कुछ रिजल्ट मिले थे कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं. तो यहां हम उन्हीं पार्टिकल की बात करने वाले हैं. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके लिए होता है मैं आपको बताऊं. हमने बताया था कि कुछ अल्फा पार्टिकल तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं. ओके. कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो चलते हैं लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ये इनमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है, सीधे पेनिट्रेट करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो अपने रास्ते से दाएं बाएं निकल जाते हैं. लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो चलते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद वे वापस आ जाते हैं अपनी उसी डायरेक्शन में. ठीक है. तो ये जो अल्फा पार्टिकल थे इनके लिए क्या था, नो डिफ्लेक्शन. इनके लिए क्या था, डिफ्लेक्शन. और ये क्या थे, ये थे डिफ्लेक्शन बैक. ठीक है. डिफ्लेक्शन बैक, ये वापस आ गए थे. तो तीनों में समझ लीजिए ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देते, ये डिफ्लेक्शन देते हैं. और कुछ बहुत ही कम 0.5% ऐसे थे जो डिफ्लेक्शन बैक करते हैं, जाते हैं और उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किनके लिए होती है, इनके लिए होती है जो डिफ्लेक्ट बैक करते हैं. इन दोनों के लिए नहीं होती. क्या ये बात समझ आ गई? ओके. और मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डिफ्लेक्ट बैक होता है. तो क्या ये बात समझ आ गई? तो यहां हमारे पास हम केवल इसके लिए डिस्कस करने वाले हैं, इन दोनों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं. तो जिनको हमें डिस्कस करना ही नहीं है तो उनको रब कर देते हैं. ओके. तो क्लोजेस्ट अप्रोच केवल उन अल्फा पार्टिकल के लिए होता है जो अपने रास्ते से वापस आ जाते हैं, जो डिफ्लेक्ट बैक होते हैं. तो क्या ये बात समझ में आ गई? मान लीजिए, देखिए ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल, इसने चलना शुरू किया, कहीं ना कहीं से ये चलना शुरू करेगा. तो प्यारे बच्चों, जब ये चलना स्टार्ट करता है, चलना शुरू करता है, तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. क्या ये बात समझ में? क्योंकि जब कोई चीज चलती है तो उसके पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी.
तो जब ये हमारा अल्फा पार्टिकल चलेगा तो इसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। जब ये स्टार्ट करता है तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, केवल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेकर चलना शुरू करता है। तो जैसे जैसे ये चलता है तो अल्फा पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे भी कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये अल्फा पार्टिकल चलता जाएगा तो ये न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्शन की वजह से इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। किसकी वजह से, न्यूक्लियस के रिपल्शन की वजह से। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि अल्फा पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लेकर चलेगा तो रिपल्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ओके, क्या ये बात समझ में आवे? मान लीजिए जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मान लीजिए जब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो उस वक्त जिस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, 0 हो गई है, जिस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, 0, उस पॉइंट से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वो डिस्टेंस है r0। वो डिस्टेंस क्या है, r0। इस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है r0, इसी को हम बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अल्फा पार्टिकल के पास शुरू में क्या है, काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को लेके वो चलता है, और जैसे जैसे वो चलेगा वो न्यूक्लियस के क्लोज होता जाएगा। न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, और एक पॉइंट पर आके उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए ये वो लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन जहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। तो अल्फा पार्टिकल यहां पे रुक जाएगा। तो जब अल्फा पार्टिकल रुक गया उस वक्त उसकी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अल्फा पार्टिकल रुक चुका है, अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस उस पर क्या लगाएगा, रिपल्शन लगा रहा है। तो ये जो देखिए ये इसके पास आता जाएगा तो ये रिपल्शन क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो जब ये अल्फा पार्टिकल रुक जाता है तब ये न्यूक्लियस उसको एकदम पीछे फेंकता है और ये अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, यहां पर अल्फा के पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। जब उसने चलना शुरू किया, और यहां पर क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, लेकिन उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो क्या ये बात समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² at starting kinetic energy is equal to हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी 0। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और पोटेंशियल एनर्जी, बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज। कौन कौन से चार्ज, यहां पर कौन है, अल्फा पार्टिकल, और ये क्या है, न्यूक्लियस। यहां पर अल्फा पार्टिकल है रेस्ट पर, और ये न्यूक्लियस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के को आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze, ये समझ लीजिए, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू Ze, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ये होता है 2e। अल्फा पर कितना चार्ज होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Ze
इंटू 2E और डिस्टेंस r0। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। याद हो तो ठीक, वरना प्रीवियस चैप्टर में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो वहां हमने इसको डिस्कस किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी KZE न्यूक्लियस का चार्ज, Q1 का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस, Q2 का काम कौन करेगा, यहां पर जो अल्फा पार्टिकल बैठा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल बैठा हुआ है, तो अल्फा का चार्ज कितना होता है 2E r0। तो ये कितना हो जाएगा K2ZE² अपॉन r0। तो शुरू के वक्त कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल, और जब वो चलता चलता रुक जाएगा तो कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल। समझ में बात आ गई? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो समझ लीजिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ लीजिए, ये क्या है? डिस्टेंस है, किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जहां से अल्फा पार्टिकल क्या करता है? डिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, वापस चला जाता है। समझ बात आ गई? ये डिस्टेंस है किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जहां से अल्फा पार्टिकल क्या करता है? डिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। तो डेफिनेट करना बहुत इजी है। तो हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए r0 किसके बीच में? एक तो न्यूक्लियस। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट, वो पॉइंट जहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है? वापस चला जाता है, यानी डिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। एंड द पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है सेंट्रल लाइन पे। जब हमने पिछले वीडियो में इंपैक्ट पैरामीटर बताया था तो ये डायरेक्शन क्या बताई थी हमने? सेंट्रल लाइन बताई थी। वैसे कोई जरूरी नहीं आप ये बात बोले ना बोले, बस मेन बात क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर, जहां से, एंड द पॉइंट फ्रॉम वेयर द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक। बस सीधी सी बात, ठीक है? जहां से वो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाता है? वापस चला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। क्या इसका फॉर्मूला होगा? ठीक है, तो देखिए, बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यूज करेंगे। तो टोटल एनर्जी एट स्टार्टिंग इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट स्टार्टिंग से लेके टोटल एनर्जी एट स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्टॉपिंग पॉइंट, जहां पे अल्फा पार्टिकल रुक गया। एट स्टॉपिंग पॉइंट, टोटल एनर्जी एट स्टार्टिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जहां से स्टार्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहां के लिए? स्टार्टिंग के लिए, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब वो रुक गया, स्टॉपिंग पॉइंट। ठीक है, स्टॉपिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, चलिए
स्टार्टिंग पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² और पोटेंशियल कितनी है 0 इज इक्वल टू, और स्टॉपिंग में काइनेटिक कितनी है 0 प्लस k 2z अपॉन r0। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए हाफ mv² इज इक्वल टू k 2z ओवर r0। क्या ये बात समझ में आ गई? तो यहां से जो क्लोजेस्ट अप्रोच है उसका फॉर्मूला बन जाएगा k 2z ओवर हाफ mv²। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और हाफ mv² लिख दें या सीधा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r0 इज इक्वल टू k 2z ओवर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग पॉइंट की, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में बनता है, आपसे 2 मार्क्स में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ ली जाती है, तो बस उसका डेफिनेशन देना है और उसका फॉर्मूला आपको बता देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। और यहां से एक बहुत अच्छा रिलेशन आप निकाल सकते हैं। देखिए r0, अगर आप देखें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं r0 इनवर्सली टू द काइनेटिक एनर्जी। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, बोर्ड में आ चुका है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। और दूसरा एक रिलेशन इसमें होता है r0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z। z क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका, उस एटम का जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की जाती है। ठीक है, तो ये दो रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बन जाते हैं। तो दिस इज द टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आपके बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर देते हैं, लेट्स सी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी K is bombarded on a gold foil. The closest approach is R. What will be the closest approach if kinetic energy of alpha particle become double? तो सिंपल वन लाइनर आंसर है। Let's solve the given situation. तो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, वी हैव R इज इक्वल टू, वैसे तो R0 होता है, K लिख दो, K लिख सकते हैं, या K की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2z² ओवर काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम देखें तो R0 क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R0 अपॉन R0 डैश इज इक्वल टू K अपॉन, देख लीजिए। ठीक है, शुरू में क्लोजेस्ट अप्रोच R0 और काइनेटिक एनर्जी K, और बाद में क्लोजेस्ट अप्रोच R0 डैश और काइनेटिक एनर्जी K डैश। तो देख लीजिए, हमें यह इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी है K, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है K, और क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी दे रखी है हमारे पास R। तो उसने कहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं।
तो देखिए गिवन हमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो शुरू में हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, K, और क्लोजेस्ट अप्रोच कितना गिवन है, R, और उसने कहा है अगर काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी जाए, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी जाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी जाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा। तो इक्वेशन 1 को यूज कीजिए। तो इनिशियल क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच R, और बाद की क्लोजेस्ट अप्रोच आपसे पूछी है, और ये हो जाएगी आपकी 2K, ये K, तो यानी सिंपल सी बात है K से K, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वैसे तो इतना भी नहीं करने, जो समझदार बच्चा हो वो तो सीधा वन लाइन में बोलेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आप क्या करोगे, डबल करोगे, तो क्लोजेस्ट अप्रोच ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हाफ। और चाहे तो आप इसको न्यूमेरिकल वाइज भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स डिपेंड अपॉन यू। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल इज r0. If alpha particle is replaced by proton, how much kinetic energy is required to have the same closest approach? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और लेट्स सी द गिवन सिचुएशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव r0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, या आप इसको डायरेक्ट k भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन लें, या यहां पर सीधा स्मॉल k लगा दें, 2z² अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। तो यहां से अगर हम देखें, हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को एक बार अल्फा के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए हम इसको लिखते हैं r0, किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। k तो कांस्टेंट होता है, क्या होता है k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, 2 भी क्या होता है, कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर, किसके लिए, अल्फा के लिए आ जाएगा, और e भी क्या होता है, कांस्टेंट, चार्ज 1.6 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबल कौन था, z, तो उसके सफिक्स में अल्फा, और काइनेटिक एनर्जी भी किसकी, अल्फा के लिए। और इसी को हम लिख लेते हैं फॉर प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए r0, प्रोटॉन के लिए, k की वैल्यू एज इट इज, 2 की वैल्यू एज इट इज, z किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, e² एज इट इज, और काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, इसको एक बार हमने अल्फा के लिए लिखा और एक बार किसके लिए लिखा, प्रोटॉन के लिए। अब न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा की है वही क्लोजेस्ट अप्रोच किसकी रखनी है, प्रोटॉन की। टू हैव द सेम क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी जो क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा की थी वही क्लोजेस्ट अप्रोच हमें किसकी रखनी है, प्रोटॉन की। तो ये हमें दे दिया। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके क्या होगा, बराबर होगा, यानी k 2z अल्फा e² ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू k 2z ऑफ प्रोटॉन e² ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो बाकी जो कॉमन टर्म है वे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z ओवर अल्फा इज इक्वल टू z ऑफ प्रोटॉन ओवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर, अच्छा तो हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है प्रोटॉन के लिए कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी जाए कि उसकी क्लोजेस्ट अप्रोच वही रहे जो अल्फा के लिए है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम आपको एक बात बता दें, देख लीजिए, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन
ठीक है, या फिर ऐसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ये इधर गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा z ऑफ प्रोटॉन अपॉन z ऑफ अल्फा, ठीक है, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। आपको समझ में आ गया होगा ये। तो एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, सेंस, जो अल्फा का एटॉमिक नंबर होता है वो ट्वाइस होता है किसके, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा का जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के एटॉमिक नंबर से क्या होता है, डबल होता है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस Zp, यानी 1/2। तो प्रोटॉन को जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, अल्फा की काइनेटिक एनर्जी का हाफ, आधी काइनेटिक एनर्जी से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अल्फा की जगह प्रोटॉन को बमबार्ड करते हैं तो जितनी क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा के लिए है, प्रोटॉन उतनी ही क्लोजेस्ट अप्रोच ले लेगा आधी काइनेटिक एनर्जी से, जितनी आपने अल्फा को दी थी उससे आधी दे दो प्रोटॉन को, तब भी उतने पास चला जाएगा। तो दिस इज द न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में आ चुका है। तो ये था हमारा टॉपिक क्लोजेस्ट अप्रोच, बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।